Good morning, everyone. Today we will discuss about structure of cell membrane or plasma membrane. कोशिका झिल्ली की संरचना या प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यह एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है। सजीव झिल्ली अर्थात ये एक बायोमेम्ब्रेन है जो कि कोशिका के जीव द्रव्य को घेर के रखती है, अर्थात कोशिका का बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इनमें से बाहरी व भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है और इसे कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। यह कोशिका की आकृति का निर्माण करती है व जीव द्रव्य की रक्षा करती है। अंतर कोशिकीय विसरण व परासरण की क्रिया को नियंत्रित करने के साथ साथ यह विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी सहायता करती है। कोशिका झिल्ली को सी क्रेमर एवं निगेली ने 1855 में कोशिका कला का नाम दिया या कोशिका झिल्ली का नाम दिया एवं प्लोव ने इसे जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। ये एक डायग्राम है कोशिका झिल्ली का, 3D डायग्राम है और भी आप डायग्राम्स देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत 3D डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो दोहरी झिल्ली है वो आपस में जुड़ी हुई है। ये सभी 3D डायग्राम्स हैं कोशिका झिल्ली के। अगर हम इस डायग्राम को डिस्कस करें, ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली आप कह सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है इसकी, ये दिखाई दे रहा है फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड का द्विस्तर स्तर या दोहरा स्तर, ये 2 स्तर से मिलके बनी हुई है। यहाँ पे बाह्य कला सतह दिखाई दे रही है, बाहरी सतह है दिस वन, और ये है आंतरिक सतह, आंतरिक कला सतह। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी ऊपरी सतह और आंतरिक सतह दिखाई दे रही है, क्योंकि आंतरिक सतह के नीचे जीव द्रव्य और अन्य कोशिकीय अंगक उपस्थित होंगे। ये प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है। ये पोलर और नॉन पोलर लेयर्स हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ग्लाइकोप्रोटीन से तात्पर्य है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, और उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट चेन दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की। और ये आसपास जो छोटे-छोटे तंतु दिखाई दे रहे हैं वो हैं साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, जो कोशिकीय कंकाल तंतु हैं जो किसको फर्मनेस या दृढ़ता प्रदान करते हैं, जिससे कि ये कोशिका का आकृति बनी रहे और कोलैप्स नहीं हो। क्योंकि अगर ये साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स नहीं होंगे तो कोशिका आपस में चिपक जाएगी और उस सेल को जीवित रहना मुश्किल है, वो डेड हो जाएंगी। जैसे कि हमारे स्किन की आउटर लेयर्स है वो निकलती रहती हैं क्योंकि उनमें जो जीव द्रव्य बहुत कम होता है और साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स इस प्रकार के नहीं होते। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स की सेल्स हैं उनको वो कोलैप्स नहीं होती क्योंकि उनमें ये कोशिकीय कंकाल तंतु होते हैं और इनकी संरचना को ये हमेशा इसके आकार को बनाए रखती है। जैसे कि कंकाल तंत्र ह्यूमन बॉडी की संरचना को मेंटेन रखता है, उसी तरह से ये जो कोशिका कंकाल तंतु है ये कोशिका की संरचना को बनाए रखते हैं जिससे कि ये झिल्ली आपस में चिपके नहीं। ये अगर हम 3D डायग्राम देखें तो ये प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट चेन, ग्लाइकोप्रोटीन है तो ये कार्बोहाइड्रेट चेन दिखाई दे रही है। लिपिड, फास्फोलिपिड बाइलेयर दिखाई दे रही है। यहाँ हम देखें फास्फोलिपिड की बाइलेयर, तो इसके एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, मीन्स ये पानी के संपर्क में नहीं आएगा। और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मीन्स यहाँ पे ये जीव द्रव्य के संपर्क में आएगा। ये अंतःकोशिकीय है लेयर और ये एक्स्ट्रा कोशिकीय परत है। तो इसमें ये जो हाइड्रोफोबिक टेल और
जिसे जल विरोधी पूंछ कहा जा सकता है हिंदी में, और ये जल के साथ जुड़ने वाला इसका सिर है। तो ये इस तरह से फास्फोलिपिड बाइलेयर कोशिका झिल्ली में उपस्थित होती है। अगर हम ये एक और स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी फास्फो ये हेड दिखा रखा है और ये टेल दिखा रखी है, बाइलेयर है। ये इसका कंपार्टमेंट है फास्फोलिपिड बाइलेयर का। ये भी एक 3D स्ट्रक्चर है सेल की। देखिए इसमें ग्लाइकोप्रोटीन साफ दिखाई दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट चेन दिखाई दे रही है, ये ग्लाइकोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स का लिपिड जुड़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है, ये आंतरिक प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल मींस जो इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है, बाहरी सतह पे जो प्रोटीन उपस्थित है उसे परिधीय प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ये चैनल प्रोटीन है। यहाँ पे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन दिखाई दे रहा है और ये गोलाकार प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं जिसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ये संरचना के आधार पे 2 प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो कोशिका झिल्ली की जो स्ट्रक्चर है उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फास्फोलिपिड्स उपस्थित होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा लिपिड्स की और प्रोटीन्स की होती है। कोशिका झिल्ली की जो संरचना है इसमें कई फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। फास्फोटाइडाइल सीरीन, फास्फोटाइडाइल कोलीन, फास्फोटाइडाइल इथिलोनामीन, फास्फोटाइडाइल इनोसिटोल, स्फिंगोमाइलिन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी संरचनाएं कोशिका झिल्ली में उपस्थित होती हैं। तो जो हमने फास्फोलिपिड्स आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं वही सभी फास्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। और सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन किन किन पोषक तत्वों से मिलके बनती है। अगर हम इस कोशिका झिल्ली का एक और डायग्राम है, देखिए इसमें ओलिगोसैकेराइड्स दिखा रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, इंटेग्रल प्रोटीन्स है या आंतरिक प्रोटीन है, और हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स वाला प्रोटीन दिखाई दे रहा है। गोलाकार प्रोटीन है तो वो परिधीय प्रोटीन दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है। आप एग्जाम में कोई भी जो आपकी चॉइस का डायग्राम है वो इसमें बना सकते हैं। अगर हम इसके कार्य देखें तो कोशिका झिल्ली में सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, मीन्स इसको क्या कहेंगे हम, चयनित पारगम्यता, ये इसका प्रमुख कार्य है, पारगम्यता, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है या अर्ध पारगम्य झिल्ली है जिसमें कि किसी भी विशिष्ट पोषक तत्वों को चयन करने की क्षमता होती है। ये सभी पोषक तत्वों को कोशिका में प्रवेश की अनुमति नहीं देती। इस झिल्ली का एक नियंत्रित स्वरूप में ये झिल्ली कार्य करती है और विभिन्न पदार्थों को कोशिका के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने जाने पे नियंत्रण रखती है। और इसके प्रमुख कार्य अगर हम कोशिका झिल्ली के देखें तो एक तो है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मीन्स कोशिका झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थों का अंतःग्रहण एंडोसाइटोसिस कहलाता है। दूसरा पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि तरल पदार्थ को ये सेल मेम्ब्रेन सक कर लेती है। इसे हिंदी में कहते हैं चूषण क्रिया। इसके द्वारा ये तरल पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने की अनुमति देती है। ये एक अलग माध्यम है। तीसरा है परासरण, ऑस्मोसिस, मीन्स उच्च जलीय सांद्रता वाले भाग से निम्न जलीय सांद्रता वाले भाग की ओर जल का आंशिक रूप से अर्ध पारगम्य
झिल्ली के सहारे जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? परासरण। अब मान लीजिए बॉडी के किसी एक पार्ट में पोषक तत्व अधिक, इंटेस्टाइन में भोजन के पाचन व अवशोषण के बाद अधिक पोषक तत्व हैं, तो वो परासरण के द्वारा विलाई की कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे। तो ये तीसरी प्रक्रिया क्या है? इसका प्रमुख कार्य ऑस्मोसिस या परासरण द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों को कोशिका में प्रवेश की अनुमति देती है। चौथा विसरण। फोर्थ हम देखें तो डिफ्यूजन, विसरण। ये इसका ऑस्मोसिस का अपोजिट है। इसमें अधिक सघन पदार्थ से कम सघन पदार्थ की ओर प्रवाह विसरण कहलाता है। यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों पदार्थों की सघनता समान ना हो जाए। विसरण की दर गैसीय पदार्थों में द्रव व तरल पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। इसके बाद जो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट फंक्शन है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया में पुट्टिका झिल्ली कोशिका झिल्ली से संयलित होकर अपने पदार्थों को कोशिका के बाहर आसपास के माध्यम में निकाल देती है। इसे कोशिकीय वमन या सेल वॉमिटिंग कहते हैं। मीन्स नाम से पता चल रहा है, एक्सोसाइटोसिस, कोशिका से बाहर पदार्थों को निकालना। इस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकाल देती है। तो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंडोसाइटोसिस, पोषक तत्वों में कोशिका को प्रवेश देना। चूषण क्रिया द्वारा प्रवेश देना जिसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। परासरण, परासरण, विसरण और एक्सोसाइटोसिस या कोशिका वमन। कोशिका जो व्यर्थ पदार्थ है उनको कोशिका से बाहर निकाल देती है, उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये सेल की संरचना है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं और आपको ये आसानी से, क्योंकि ये 3D डायग्राम है तो इसको ज़्यादा इजी है और इसको आप ज़्यादा क्लियर तरीके से बना सकते हैं। और फिजियोलॉजी में डायग्राम्स के ही मार्क्स होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इसी डायग्राम को एक पेज पे बना के जितना मैक्सिमम यहीं पे लेबल कर सकते हैं आप, आपको डायग्राम में लेबल करना चाहिए जिससे कि आपको उस क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। थैंक यू।